हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग टाइम में आपका स्वागत है। ये कोचिंग टाइम न्यूज़ चैनल न्यूज़ 11 भारत के तरफ से आप लोग के लिए लाया गया है और आज हम लोग इस न्यूज़ चैनल में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, बायोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं अश्मिता साधु आचार्य क्लासेस से आपके लिए जेनेटिक्स को और आसान बनाने के लिए आई हुई हूँ। आज हम लोग एक्चुअली बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स बोले तो कि आप लोगों ने अब तक 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में जो भी जेनेटिक्स के पॉइंट्स को आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में और थोड़ा सा और इजी वे में आपके सामने लेके आएंगे। जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं कि जेनेटिक्स में हम लोग जीन के बारे में स्टडी करते हैं, डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आज हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग को पता है कि हमारा जो बेसिक यूनिट है बॉडी का, जो कि फंक्शनल यूनिट हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, दैट इज़ अ सेल। और सेल के न्यूक्लियस में काफ़ी अमाउंट में हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी लॉन्ग क्रोमेटिन नेटवर्क्स रहते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क्स आपको ऐसे तो सेल डिवीजन के सिर्फ इंटरफेज में ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका सेल डिवीजन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कंडेंस होता जाएगा और मेटाफेज में आने के बाद आपको ये कंप्लीट क्रोमोसोम जो है विद सिस्टर क्रोमेटिड्स नज़र आ जाएंगे। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये किस टाइप से बनता है, इसको अगर हम लोग पूरे डिटेल्स में स्टडी करें, मतलब एक क्रोमोसोम के पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा और जूम इन करके देखें तो हम लोग को दिखाई देगा कि ये कुछ हेलिकली स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। हेलिकली स्ट्रक्चर जिसमें कुछ आपको A, G, C, T इस टाइप से नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे। तो ये जो स्पाइरली स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज डीएनए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब डीएनए को हम लोग पैकेजिंग करें बाय यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन को यूज करके जब हम लोग डीएनए को पैकेज करेंगे तब हमारा एक कंडेंस्ड फॉर्म मिलेगा एंड दैट कंडेंस्ड फॉर्म इज नोन एज क्रोमोसोम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डीएनए एंड क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड डीएनए का फॉर्मेशन है जिसमें कि हम लोग को हिस्टोन प्रोटीन को यूज़ करना पड़ता है फॉर पैकेजिंग। और ये जो डीएनए एंड जीन के बीच में डिफरेंशिएशन है तो ये एग्जैक्टली क्या है। तो अगर हम लोग एक डीएनए को उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक डीएनए, उसको हम 5 टुकड़े में डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 5 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। इनका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं A, B, C, D, E। चलिए 5 है तो A, B, C, D, E हम डिवाइड कर लेते हैं। अब एक एक फ्रेगमेंट्स जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी कर सकता है। इसका मतलब ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जो प्रोटीन को कोड कर सकता है उसको हम लोग नाम देते हैं जीन। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस कब काम में आएगा? ये प्रोसेस बॉडी में तभी काम में आएगा जब हम लोग किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी के किसी फंक्शन को करने के लिए एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीएनए से आरएनए बनाना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बनाना दैट इज ट्रांसलेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ ये तो हो गया जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड डीएनए है और इसमें हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग। And gene is the fragments of DNA, small fragments of DNA which is used for coding of protein. Now the thing is हम लोग एक DNA को पैक करने के लिए सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन को ही क्यों यूज़ करें? हमारे पास काफ़ी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, रोज़ बनते हैं। तो रीज़न ये है कि DNA इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एक नेगेटिवली चार्ज्ड किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग सही मायने में फोल्ड करना चाहें, सही मायने में पैकेज करना चाहें तो हम लोगों को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल है वही है हिस्टोन। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगा, बस डीएनए इज नेगेटिव एंड
हिस्टोन इज पॉजिटिव और डीएनए इजीली हिस्टोन के चारों तरफ स्पाइरली होके पैकेज्ड हो जाएगा और इस पैकेजिंग को हम लोग आराम से न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके कुछ कॉमन चीज़ जो कि डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम के डिफरेंशिएशन को बताता है। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ सकते हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक आराम सा बात आता है कि जेनेटिक्स है मतलब हम लोग को जीन के बारे में पढ़ना है। तो जेनेटिक्स मतलब ऑब्वियसली जीन के बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जेनेटिक्स इज़ नॉट द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक्स इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यहाँ पे दो हम लोग को बहुत मतलब अच्छा सा टर्म मिल जाता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हम लोग हमेशा किसी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम अपने पापा जैसे दिख रहे हो, अपने दादाजी जैसे दिख रहे हो, या तुम्हारा ये कैरेक्टर जो है तुम्हारे पापा से मैच करता है। इसको बोलने का क्या मतलब है? इसके बोलने का मतलब होगा कि आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर हैं, ठीक, और ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर चुका है, ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर चुका है, तभी वो हम लोग को दिखाई दे रहा है, आपके फिजियोलॉजी में वो नज़र आ रहा है। तो ये जो पेरेंट्स से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग प्रोजेनी में नज़र आता है, ये प्रोजेनी में हम लोग को दिखाई देता है, दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। नाउ द थिंग इज़, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ऑफ किसी भी कैरेक्टर का आपका पेरेंट से प्रोजेनी में जाना ये कोई इजी टॉपिक तो है नहीं, कोई भी इजी प्रोसेस तो है नहीं। इस प्रोसेस को जनरली हम लोग नाम देते हैं इनहेरिटेंस, कि भाई इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये तभी पॉसिबल है जब एक इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी कॉमन सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, both fuse and form zygote, and this zygote is the first cell of life। और यही zygote धीरे 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 सेल डिवाइड करता जाएगा, माइटोटिकली डिवाइड करता जाएगा और एक कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। नाउ द थिंग इज, ये जो स्पर्म एंड ओवम है ये भी एक सेल है, हेप्लॉइड सेल है, मतलब हाफ नंबर कंटेन करता है क्रोमोसोम का। तो ये जो हेप्लॉइड सेल्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम वही डीएनए एंड जीन्स को कंटेन किया हुआ है, मतलब सारे कैरेक्टर्स को, एक ह्यूमन बीइंग के सारे कैरेक्टर्स को कंटेन किया हुआ है। जब ये फ्यूज करता है तो दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर मिक्सअप होते हैं, ठीक, और ये मिक्सअप कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में, मतलब न्यू बेबी में जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो बेबी है उनमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, द प्रोसेस इज, अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की तरफ से देखें तो ये हम लोग बोलेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है और क्रोमोसोम्स एंड अदर जितने सारे सेल्स के सेगमेंट हैं वो पास आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको जेनेटिक्स के वे में देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि क्रोमोसोम जो है कैरेक्टर्स को कन्वे कर रहा है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी में लेके जा रहा है। ओके, तो नाउ द थिंग इज heredity, transfer of character from parent to progeny, parent to offspring, parent to baby, and the process of this transmission, that is known as inheritance। अब जब दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर, मदर के एंड फादर के, मतलब पैटर्नल कैरेक्टर एंड मैटरनल कैरेक्टर, ये जब मिक्स होगा, न्यू कैरेक्टर को फॉर्म करेगा और आपकी प्रोजेनी में ये नज़र आएगा, तो कॉमन सी बात है कि वो जो प्रोजेनी होगा अपने माँ बाप से काफ़ी अलग दिखता होगा, ठीक। ये जो माँ बाप से अलग दिखना है, इवन एक ही पेरेंट के जितने सारे बच्चे होते हैं, जितने सारे सिबलिंग्स हैं, वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। मतलब जब एक ही स्पीसीज़ के मेंबर, अब जैसे ह्यूमन स्पीसीज़ हो गए, इसके हम लोग जितने सारे हैं, सारे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल आर मेंबर ऑफ वन स्पीसीज़। ओके, सबको हम लोग बाय फेस पहचानते हैं कि भाई ये फलाना आदमी है, ये ढिमकाना आदमी है, जो भी है हम लोग बाय फेस पहचान लेते हैं। तो ये बाय फेस पहचानना, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैरेक्टर भी हम लोग को मिलता है फ्रॉम पेरेंट। ओके, तो नाउ द थिंग इज़,
यहाँ पे 3 टॉपिक हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, दैट इज हेरिडिटी, अदर वन इज इनहेरिटेंस एंड द लास्ट वन इज वेरिएशन। तो हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस, जब ट्रांसमिशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन को। ये हो गया आपके डेफिनेशंस। अगर हम लोग को जेनेटिक्स के बारे में आए एग्जाम में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जेनेटिक्स हमारे लिए जैसे फाउंडेशन कोर्सेस, मतलब 11-12 के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, ये आपके नीट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। अब चूँकि एम्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि नीट और एम्स अब मर्ज होके साथ में ही एग्ज़ाम ले रहा है। अब ये जो नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी नीट के एस्पिरेंट्स पहले रह चुके हैं या फिर आगे नीट देंगे, उनको पता होगा कि हमारा 70% अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स जो है एग्ज़ाम का 360 में ये अकेला जेनेटिक्स ले सकता है। तो हमारे बुक में NCERT टेक्स्ट बुक में ये जो आपका टॉपिक है, इसके 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा आपका जो टॉपिक है या चैप्टर है, दैट इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग बता रहे थे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर होगा आपका इवोल्यूशन। तो उसमें हम लोग एंसेस्टर्स, कैसे कैरेक्टर्स जो है कन्वे हो रहा है, न्यू स्पीसीज़ फॉर्म हो रहा है, ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का, इसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। अब आता है कि जेनेटिक्स जब भी दिमाग में आया, सीधे आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपना इंट्रोडक्शन देता है तो अपने फादर का या फिर किसी भी गार्जियन का नाम देता है। तो ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के फादर वो हैं मेंडल। पूरा नाम अगर हम लोग बोलें तो ग्रेगर जोहान मेंडल। एग्ज़ाम में आपका मेंडल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, उनका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी टाइम पूछा जाता है, दैट इज़ 22 जुलाई 1822। और इनका जो लाइफ स्पैन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रह चुका है हमारे जेनेटिक्स के स्टडी के लिए, क्योंकि अपने लाइफ टाइम का काफ़ी हिस्सा ये जो है लगभग 7 साल 1856 से लेके आई थिंक 1863 तक, ये 7 साल इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक। लेकिन इनको रिकग्निशन नहीं मिल पाया। मतलब हम लोग ये जो कहते हैं कि भाई आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है और इसको वर्ल्ड लेवल पे दिखाया गया है, नासा ने ये कर दिया, इसरो ने ये कर दिया, लेकिन जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने इतना बड़ा पोस्टुलेट्स दिया, 4 लॉ दिए, लेकिन फिर भी उनका रिकग्निशन नहीं हो पाया। वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था उस टाइम उनको। ऐसा क्यों हुआ? तो उनकी डेथ होती है 1884 में, और आफ्टर 16 ईयर्स, उनके डेथ के 16 ईयर्स बाद, मतलब 1900 में उनके काम का रिकग्निशन उनको मिलता है, ठीक। ऑब्वियसली मरने के बाद जो है उनका रिकग्निशन ये तभी हो सकता है जब कोई दूसरा साइंटिस्ट इस पे दोबारा काम करे, ठीक। तो 3 साइंटिस्ट जो हैं इस पे दोबारा काम करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बाद में बात करेंगे अभी कि उनके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। इनके एक्सपेरिमेंट्स पे दोबारा काम करते हैं, और काम करने के बाद जो है बताते हैं कि नहीं, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट्स करके गए थे वो जो है एकदम जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ठीक। और ये सारे लॉज जो हैं ह्यूमन बींग्स पे एंड प्लांट्स पे, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले को छोड़ के, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म में फिट बैठता है, ठीक। तब उनको हम लोग नाम दिए ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, नाउ उस टाइम जो आपका 19th सेंचुरी में, अगर हम लोग बोले तो 19th सेंचुरी में हम लोग इतना आइडिया नहीं था कि ये जीन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स क्या है, गैमेट्स के थ्रू किस तरह से क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे पाए थे। लेकिन जब मेंडल के वर्क्स को रिकग्निशन मिल जाता है, मेंडल्स के वर्क जो हैं पहचान में आते हैं, दुनिया में आते हैं, ठीक, तब बेटिसन नाम का एक साइंटिस्ट, नोट कर लीजिएगा जो भी नोट करना चाहते हैं, बेटिसन नाम का एक साइंटिस्ट जो है 1906 में टर्म देता है इस टॉपिक को जेनेटिक्स। सो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन,
and father of genetics is Gregor Johann Mendel. Date of birth is 22 July 1822. Date of death वो है 1884. He works for 7 years. 7 years काम करते हैं और ये 7 साल का ड्यूरेशन हम लोग जानते हैं 1856 से 1863 तक. इनके डेथ के 16 years के बाद 1900 में इनको रिकॉग्निशन मिलता है और ये रिकॉग्निशन 3 साइंटिस्ट के रीवर्क के कारण मिलता है. ये तीनों साइंटिस्ट का नाम जो है वो है ह्यूगो डी वरीज, आप लोग नोट कर सकते हैं, ह्यूगो डी वरीज, कोरेंस एंड लास्ट है शेरमैक. शेरमैक स्पेलिंग जो है टी से शुरू होता है, TSCHRERMAK. ओके, शेरमैक. तो ये तीनों साइंटिस्ट मिलके आपका रीडिस्कवर करते हैं और फिर आपका जो भी है जेनेटिक्स को फिर एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलता है टू परफॉर्म. ओके ओके, यस अदिति. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मेरा आपसे सवाल था कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे एक सालों से सोशल टैबू है कि अदिति आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है. हेलो. हाँ, अब कहिए. जी, अभी आ रही है? हाँ, आ रही है, कहिए. जी, मेरा सवाल था कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे एक सालों से ऐसी धारणा आ रही है और हमारे औरतों को ब्लेम किया जाता है कि एक बेटा नहीं दे सकती. एग्जैक्टली. हाँ, तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि साइंटिफिकली ये कहाँ तक सही है और इसके लिए कौन, अगर बेटा हो या बेटी हो, ये कौन डिसाइड कर पाता है, मेल या फीमेल? देखिए, अगर हम सही मायने में बोलें तो ना ही मेल इसके लिए जिम्मेदार है ना ही फीमेल. फीमेल तो हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली. हम लोग हमेशा ये सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं. अगर आप पढ़ी होंगी तो कि स्पर्म एंड ओवम हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करता है और ये हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बीइंग है तो 23 होंगे, जिसमें 22 ऑटोजोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है. ओके, ये जो मेल है, मेल कंटेन करते हैं XY क्रोमोसोम. ओके, XY बोलेंगे हम लोग, और फीमेल कंटेन करते हैं XX क्रोमोसोम. अब अगर मेल स्पर्म प्रोवाइड करता है और उस स्पर्म में Y क्रोमोसोम है, Y सेक्स क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली जो है एक मेल बेबी प्रोड्यूस होगा. और अगर मेल जो भी स्पर्म फर्टिलाइज, मेल का जो भी स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है वो X क्रोमोसोम कंटेन करता है. ओके, तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली एक बेबी गर्ल जो है वो प्रोड्यूस होंगी. ठीक, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो फीमेल जो है दोनों बार X क्रोमोसोम ही प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक, तो इसमें फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है. अगर हम लोग मेल को बोलें तो मेल भी जानबूझ के X या Y क्रोमोसोम नहीं दे सकते. ओके, तो ये भी मेल को भी हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते. दैट इज़ द मेन थिंग. ओके, और हमारे समाज में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग रिलीजन को लेके या फिर इधर उधर कास्ट को लेके तो आपका सेक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आजकल उलझे हुए हैं और इस चीज़ को कोई समझना नहीं चाहता. दैट इज़ द मेन थिंग. ओके, सो फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, आजकल हम लोग इस सेक्स को भी नहीं पीछे ले सकते. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इन ग्रोइंग फेज, दे आर ऑल्सो डेवलप्ड. सो ये जो तीनों सेक्सुअल आपके सेक्सुअलिटी हम लोग के समाज में भी मिल रहे हैं, इसमें ना ही फीमेल जिम्मेदार है और ना ही मेल जिम्मेदार है. ओके, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, सो हम लोग किस टॉपिक में थे? हम लोग थे जेनेटिक्स में. अब हम लोग जब अदिति ये बात उठाई है कि हमारा जो ये समाज है काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेंट रह चुका है, तो इसके रिलेटेड भी जेनेटिक्स में भी काफ़ी थ्योरीज आते हैं. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेंडल से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है और पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होने के बाद वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को. ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा होगा, लेकिन क्या है कि उस टाइम हम लोग साइंटिस्ट नहीं बोला करते थे, उनको हम लोग फिलोसोफर बोला करते थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते थे. वो जो आसपास देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी देते थे. दैट्स नॉट फिलोसफी. ओके, तो ये जो फिलोसोफर थे
इन्होंने काफ़ी सारे थ्योरी दिए और इनके थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो ये कि कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स गॉट मिक्स्ड एंड ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स होंगे और प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में हम लोग कुछ एक थ्योरीज पढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं, एक दो को आज थोड़ा देखेंगे, क्योंकि नीट में आपको इसके बारे में 1 या 2 सवाल पहले पूछे जा चुके हैं कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है। तो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जिसमें कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स जो है मिक्स होके प्रोजेनी में नजर आ, और ये प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोले तो कि मेंडल से पहले आए हुए हैं। एक थ्योरी हम लोग बहुत मतलब अजीब सा है, अजीब सा बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेचर को हम लोग बोलें या जो हम लोग का बायोलॉजिकल कंसेप्ट है इसको पूरा हिला के रख देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट वेपर थ्योरी, प्रोवाइडेड बाय पाइथागोरस। ऑब्वियसली हम लोग के दिमाग में सीधे मैथ्स वाले आ गए, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा नहीं है। मॉइस्ट वेपर थ्योरी गिवन बाय पाइथागोरस। ये पाइथागोरस बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑफ मेल के बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है प्रोड्यूस मॉइस्ट वेपर आजकल हम लोग पसीना बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड मॉइस्ट वेपर ड्यूरिंग क्वाइटस बोले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विच फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी। अगर हम लोग आजकल जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इस थियरी को, तो हमारा कुछ इसमें मतलब हाथ पैर कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर हाथ पैर। कैसे हो सकता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस जो है मॉइस्ट वेपर रिलीज हो रहा है फ्रॉम ईच बॉडी पार्ट ऑफ मेल एंड दिस कंडेंस एंड फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी। तो इस थ्योरी को कुछ ही टाइम में जो है रद्द कर दिया गया कि नहीं, ये थ्योरी जो है नहीं चलेगा। इसी तरह से कुछ और थ्योरी है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी हम लोग बोलते हैं, उसका प्री फॉर्मेशन जिसको कि होमनक्यूलस थ्योरी भी बोला जाता है, और एक लास्ट थ्योरी आया था, दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। तो ये कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एम्स में कि थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस को किसने मॉडिफाई किया। ओके, तो इसको बनाया है या फिर थ्योरी को दिया है मॉपर्टियस नाम का एक साइंटिस्ट, नोट कर लीजिएगा, मॉपर्टियस एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसको मॉडिफाई करते हैं डार्विन का नाम हम लोग को पता है, इवोल्यूशन में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इन 1868 में डार्विन इसको मॉडिफाई करते हैं। तो जब इस थ्योरी में आ ही गए तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच बॉडी ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज गेम्यूल्स और पेंजीन। इनके बोलने का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनके बॉडी के हर एक ऑर्गन से कुछ माइन्यूट पार्टिकल रिलीज होते हैं। माइन्यूट मतलब काफ़ी छोटा पार्टिकल रिलीज होता है, और ये पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं गैम्यूल्स। फिर वो बोलते हैं कि गैम्यूल्स कलेक्टेड इन गैमेट्स, ये गैम्यूल्स गैमेट में कलेक्ट होते हैं, और गैमेट से फिर ये जाइगोट में पास ऑन होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम ये गैमेट जो है जाइगोट में जाएंगे, और जाइगोट जो है ये गाइड करेगा, जाइगोट को गाइड करेगा गैम्यूल्स कि भाई तुमको किस हिसाब से हाथ बनाना है, किस हिसाब से पैर बनाना है, किधर नाक बनाना है, किधर बाल बनाना है। अब अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से तुमको बच्चे का ग्रो करना है। ओके, तो ये सारे थ्योरीज आ गए मेंडल से पहले। तो ये तो हो गया हमारा मेंडल का एक्सपेरिमेंट, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा देखेंगे। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और भी आगे क्लासेस करने हैं तो यू कैन कॉल इन दिस नंबर, जो भी नंबर आपका स्क्रीन में दिखाया जाएगा इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं फॉर फ्यूचर क्लासेस, अगर आपको और क्लासेस चाहिए। और हमारा आचार्य क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो अगर आप लोग को सही गाइडेंस चाहिए नीट एंड एम्स के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू। सो दिस इज़ द टॉपिक एंड बेसिक टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्लासेस विल गो थ्रू फर्दर और भी जो भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, अब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार।
दिखेगा।